बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे, नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर टॉपिक है वाइटामस। तो वाइटामस इस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कि हर तरह के रिएक्शन के लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बावजूद ये हमें बहुत ही माइनर क्वांटिटीज़ के अंदर चाहिए होते हैं। वो अभी हम डिस्कस करते हैं। और जितने भी फेमस वाइटामस हैं, इनकी पर डे मिनिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो लैटिन वर्ड वाइटा मींस लाइफ, इससे ही विटामिन बना, मतलब कि दो सब्सटेंसेस विच आर नेसेसिटी फॉर लाइफ। तो वाइटामस जो होते हैं पुत्र, इनको दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक वाइटामस वो जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, उनको वाटर सॉल्युबल वाइटामस कहते हैं। दूसरे वो जो पानी में हल नहीं होते, फैट्स के अंदर, मतलब कि लिपिड्स के अंदर हल हो जाते हैं, वो फैट सॉल्युबल वाइटामस होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामस फॉर एग्जांपल विटामिन बी और विटामिन सी, ये कोएंजाइम के तौर पे यूज़ होते हैं और मेटाबॉलिज्म के बहुत सारे रिएक्शंस इनसे चलते हैं। इसी तरह से जो फैट सॉल्युबल वाइटामस हैं, इनके अपने फंक्शंस हैं और इन दोनों के फंक्शंस ये टेबल के अंदर हैं। अभी हम इसको बड़ा करके पढ़ते हैं। तो बेटे, इसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर विटामिन का नाम है, दूसरे वाले में उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, तीसरे में उसके फंक्शंस हैं और चौथे के अंदर सोर्सेज हैं कि हमें कहाँ से विटामिन मिलेगा। तो फर्स्ट सबसे पहले आता है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमीन भी कहा जाता है। करैक्टर इसके ये हैं कि ये हीट से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ख़राब हो जाता है, मतलब कि केमिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा अगर इसको अल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर या बेसिक पीएच पे रखा जाए, ये तब भी ख़राब हो जाता है। फंक्शन इसका ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर एक कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। इसके अलावा राइबोज, यानी कि जो 5 कार्बन वाली शुगर होती है, वो बनाने के लिए यूज़ होता है। और फिर जो राइबोज है, इससे आगे सेल के बहुत सारे रिएक्शंस भी चलते हैं और इससे फिर डीएनए और आरएनए भी बनता है। तो ये पाया जाता है लीन मीट होता है, बगैर चर्बी वाला गोश्त जो होता है उसके अंदर, कलेजी के अंदर, अंडे के अंदर, होल ग्रेन सीरियल यानी कि वो वाले अनाज जिसको आप समझें कि देसी गंदम का आटा है, जिसको छान के उसके अंदर से वो सूजी, मैदा, छान बुरा, इस तरह की चीज़ें अलहदा नहीं की गई, मतलब कि होल ग्रेन व्हीट है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, इसके अंदर आती है पालक, आती है साग, आता है गोभी, आती है और इस तरह की बाकी चीज़ें आती हैं। और लेग्यूम यानी कि जो दालें और फलियां वगैरह होती हैं, इनके अंदर पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है राइबोफ्लेविन, इसको विटामिन B2 कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन, एसिड और हीट को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब इसको लाइट में रखा जाए या अल्कलाइन इन्वायरमेंट या बेसिक पीएच पे रखा जाए, तब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि इनको ऑक्सीडाइज़ करने के लिए जो एंजाइम और कोएंजाइम होते हैं, उनके अंदर ये लाजमी उसका पार्ट है। इसके अलावा सेल डिवीज़न के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पाया जाता है गोश्त के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध, दही, मक्खन और चीज़ वगैरह के अंदर, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर और वंस अगेन होल ग्रेन सीरियल्स के अंदर। तीसरे नंबर पे आता है नियासिन, जिसको निकोटीनिक एसिड भी कहा जाता है या इसको विटामिन B3 कहते हैं। तो ये जो विटामिन B है, ये विटामिन का पूरा ग्रुप है और B कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसमें सारे ही आ जाते हैं। तो नियासिन जो है, ये हीट, एसिड और अल्कलाइन इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करता है और उसमें ख़राब नहीं होता। सेल्स नियासिन को नियासिन अमाइड के अंदर चेंज कर देते हैं। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन से भी इसको बनाया जाता है। तो ये भी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा नए प्रोटीन, फैट्स, यानी कि जिससे मेम्ब्रेन्स वगैरह बनती हैं, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। ये पाया जाता है कलेजी के अंदर, गोश्त के अंदर,
पोल्ट्री यानी कि ये जो मुर्गे का गोश्त होता है या बटेरे वगैरह होते हैं इसके अंदर, मूंगफली के अंदर और दालों वगैरह के अंदर। फिर आता है विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो 3 कंपाउंड का ग्रुप है, सबका कंप्लीट नेम विटामिन B6 कहते हैं। यह हीट और एसिड के इन्वायरमेंट को बर्दाश्त करता है, लेकिन अल्कलाइन इन्वायरमेंट और अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी कि सनलाइट वगैरह के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत सारे प्रोटीन और अमीनो एसिड बनाने के अंदर कोएंजाइम का काम करता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन को नियासिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, जो हमने इससे पहला पॉइंट पढ़ा, उसमें यूज़ होता है। एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है और न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पाया जाता है लिवर के अंदर, गोश्त के अंदर, फ़िश होती है उसके अंदर, पोल्ट्री यानी कि मुर्गे वगैरह के अंदर, केले के अंदर, एवोकाडो के अंदर। एवोकाडो पाकिस्तान का फ्रूट नहीं है, केले यहाँ पे मिलते हैं। बीन्स के अंदर यानी कि फलियों में पाया जाता है। उसके बाद मूंगफली के अंदर, अनाज के अंदर और अंडे के अंदर। फिर आता है पेंटोथेनिक एसिड, इसको कहते हैं विटामिन B5। तो हीट, एसिड या अल्कलाइन इन्वायरमेंट में इसका केमिकल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फंक्शन इसका ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर कोएंजाइम का काम करता है। तो ये हमें मिलता है गोश्त के अंदर, मछली के अंदर, अनाज के अंदर, फलियों में, दूध में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। फिर आता है विटामिन B12, जिसको सियानोकोबालामीन कहा जाता है। तो ये भी कम्प्लेक्स है, मतलब ये कि ये एक से ज़्यादा तरह के विटामिन्स का ग्रुप है। तो इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ये हीट के लिए स्टेबल होता है, मतलब हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर फूड के अंदर मौजूद भी है तो इसको अपटेक करने का जो प्रोसेस है, वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनसे केमिकल रिलीज़ होता है, जो प्रोटीन की फॉर्म में एक मैसेंजर होता है। उस मैसेंजर के इन्फ्लुएंस से फिर सेल इसको अपटेक करते हैं, और जितना ज़रूरत से ज़्यादा होता है वो लिवर के अंदर यानी कि हमारा जो जिगर या कलेजी है उसमें जमा हो जाता है। फंक्शन इसका ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए और माइलिन बनाने के लिए। माइलिन लिपिड्स की बनी हुई एक कवरिंग होती है जो न्यूरॉन्स के ऊपर होती है। तो इन सब रिएक्शंस के अंदर ये कोएंजाइम का काम करता है। सोर्स इसका लिवर यानी कि कलेजी से मिलता है, गोश्त में होता है, मुर्गे वगैरह के अंदर होता है, मछली में होता है, दूध में, चीज़ के अंदर यानी कि पनीर में और अंडे में। फिर आता है इसका अगला पार्ट, उसको कहते हैं फोलेट या फॉलिक एसिड, या जिसको आयरन कहा जाता है। तो याद रखना पुत्र, एक आयरन Fe वाला आयरन होता है और एक ये आयरन होता है जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है। तो कई फॉर्म्स के अंदर मिलता है, लेकिन एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, हीट के अंदर, अल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये भी अगर बॉडी में एक्स्ट्रा हो तो लिवर के अंदर स्टोर होता है और लिवर इसको फोलिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। फंक्शन इसका ये है कि अमीनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करने के लिए, DNA बनाने के लिए कोएंजाइम का काम करता है, और जितना ये ज़्यादा होगा उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे। सोर्स इसका ये लिवर के अंदर यानी कि कलेजी के अंदर होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, अनाज के अंदर और फलियों वगैरह के अंदर। फिर आता है बायोटिन। तो बायोटिन हीट, एसिड और लाइट के लिए मतलब स्टेबल होता है। ऑक्सीडेशन से और अल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके जो फीचर्स हैं, ये अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करने के लिए और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा पुत्र इसका मेन फंक्शन ये है कि बायोटिन का आपने नाम सुना होगा, ये जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो शक्ल पे लगाने वाले हैं या वो खाने वाले हैं, उनके अंदर बायोटिन को बतौर कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। और बायोटिन को सुपर फूड भी कहा जाता है, मतलब कि ये पाउडर फॉर्म के अंदर मिलता है और इसकी एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी एक दो और चीज़ों के साथ कंबाइन करके यूज़ की जाती है, और ये एक बड़ा अच्छा एंटी एजिंग एजेंट है।
मतलब कि इसको खाने से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं बॉडी में, वेयर एंड टेयर होती है, वो बड़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक वो जो कम्प्लेक्स मिलता है, मतलब कि अब उसको फूड सप्लीमेंट कह लें, जो कि बाल लंबे करने के लिए या बालों को रेशमी चमकदार करने के लिए, अपने नेल्स वगैरह की क्वालिटी बेहतर करने के लिए खाया जाता है। तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर बायोटिन होता है, दूसरा उसके अंदर एक ग्रीन एल्गी होती है, उसको स्पायरोलिना कहा जाता है, वो स्पायरोलिना भी सुपर फूड है, और तीसरा एक हर्ब है जिसको अश्वगंधा कहा जाता है। इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी के अंदर पाउडर करके यूज़ किया जाता है, मतलब कि एक एक चम्मच इसका सुबह शाम खा लिया जाता है। तो उससे ये जो मतलब कि बालों की ग्रोथ है, वो स्किन जो रफ़ हुई होती है वो, और नेल्स वगैरह जो ख़राब हुए होते हैं, फ़ौरन मतलब कि विद इन फ्यू डेज़ ठीक हो जाते हैं। बहरहाल कुदरती सोर्सेस का कलेजी के अंदर, अंडे के अंदर, नट्स यानी कि ये जो बादाम अखरोट गिरियाँ होती हैं इसके अंदर, फलियों में और मशरूम्स के अंदर पाया जाता है। फिर आता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी कहा जाता है। तो मोनोसेक्राइड्स इसका स्ट्रक्चर रिलेटेड है। एसिड एनवायरनमेंट के अंदर ये स्टेबल होता है, क्योंकि बजाते खुद ही एसिड है, लेकिन ऑक्सीडेशन से, हीट से, लाइट से और अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये भी एंटी एजिंग होता है, क्योंकि ये एक पॉलीसेक्राइड जिसको कोलेजन कहा जाता है, कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए लाजमी होता है। तो कोलेजन की वजह से ही जो ये हमारी स्किन है ये टाइट रहती है और इस पर रिंकल्स नहीं पड़ते। जैसे जैसे स्किन के अंदर कोलेजन के बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल के रॉड होते हैं, बारीक बारीक नीडल्स की तरह के, जैसे ही वो कोलेजन के रॉड्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो स्किन ढीली पड़ जाती है और उस पर रिंकल्स आ जाते हैं। तो स्किन की क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, डाइट के अंदर विटामिन सी होना लाजमी है। इसका काम एक और भी है कि ये फोलेट को फोलिनिक एसिड के अंदर, वो जो लिवर के अंदर रिएक्शन होता है उसके लिए यूज़ होता है। याद रखिएगा कि कभी भी आप ये जो फॉलिक एसिड है इसको बतौर सप्लीमेंट खाएंगे तो वो जो टैबलेट होगी उसके अंदर थोड़ा सा फॉलिक एसिड होता है और बाकी का विटामिन सी होता है। ये दोनों कंपलसरी हैं, क्योंकि विटामिन सी के बगैर फॉलिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। सिमिलरली जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं। कैल्शियम की कोई भी टैबलेट बतौर सप्लीमेंट खाएंगे तो उसके अंदर विटामिन डी लाजमी एडेड होता है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को बोन्स तक लेके जाता है। खैर, जो विटामिन सी होता है कई अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले जो हार्मोन है, यानी कि मेनली जो सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, उनके बनने में बड़ा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रोल प्ले करता है, और आयरन की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। कुदरती सोर्सेस का ये है कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि किन्नू, माल्टे, लीमू और इसके रिश्तेदार ग्रेप फ्रूट वगैरह, जितने भी फ्रूट्स हैं, इन सब के अंदर ये वसी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। इन फ्रूट्स के जूस में भी होता है, लेकिन जूस का मतलब यहाँ पे नेचुरल जूस है, डब्बे वाला जूस नेस्ले वगैरह का वो नहीं है। टोमेटोज़ के अंदर होता है, कैबेज, बंद गोभी के अंदर, आलू के अंदर पाया जाता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, मोस्टली फ्रेश फ्रूट्स के अंदर यानी कि ग्रेप्स वगैरह के अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये हो गए पहले वाला टेबल। अब उसके बाद दूसरे टेबल के ऊपर आएँ, ये हैं वो सारे विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं, मतलब कि लिपिड्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है विटामिन ए, इसको रेटिनॉल कहा जाता है। नाम याद रखना है, ये बतौर विटामिन बी यूज़ होता है। जो रेटिनॉल कंपाउंड है इसके आगे बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, और उनको बतौर मेडिसन, ख़ास तौर पे वो वाली मेडिसन्स जो कैप्सूल वगैरह रंग चिट्टा करने के लिए या एंटी एजिंग एजेंट के तौर पे खाए जाते हैं, उनके अंदर रेटिनॉल और उनको रेटिनॉइड्स कहा जाता है, यानी कि रेटिनॉल से आगे बनने वाले जिसके डेरिवेटिव्स, ये उन सब का पार्ट है। इस तरह की कोई भी मेडिकेशन जब डॉक्टर आपको दे तो उसके कंपोनेंट्स पढ़ लें, डब्बे पे लिखे होते हैं। तो रेटिनॉल से बनने वाली कोई भी मेडिसिन अगर आपको डॉक्टर देगा तो वो कम अज़ कम आपको 4 से 6 महीने खानी पड़ेगी।
एक चीज़ और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इसका सबसे पहला और कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि चाहे कोई खाने वाला पेशेंट मेल है या फीमेल है, अगले 1.5 से 2 साल के लिए वो स्टीराइल है, कि मेल्स के अंदर ये स्पर्म्स की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है, और फीमेल अगर अगले 2 साल के अंदर अंदर कंसीव करती हैं तो एबनॉर्मल या इनकम्प्लीट बच्चे पैदा होने के चांसेस 65% से लेके 80% तक होते हैं। इसलिए इस किस्म की चीज़ों से परहेज़ करें, और जो मेडिसिन आपको दी जाती है उसका एक बार डब्बा पढ़ लें, ऊपर उसकी कंपोजिशन लिखी होती है। बाकी रिसर्च के लिए गूगल मौजूद है। खैर, विटामिन ए कई फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, कैरोटीन से बनता है, लिवर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है और ये हीट, एसिड और अल्कलाइन इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबल रहता है। हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसको ख़राब कर देती है। फंक्शन इसका ये है कि विजुअल पिगमेंट्स, जिनको ऑप्सिन्स कहा जाता है, OPSINS, उनके लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमें नज़र आता है। म्यूकोप्रोटीन्स जो कि कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल है उसके लिए, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के लिए, हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए, दांतों की डेवलपमेंट के लिए, और एपिथेलियल सेल यानी कि स्किन और माउथ और इंटरनल जितने भी ऑर्गन की लाइनिंग है उसकी मेंटेनेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सोर्स इसका ये कलेजी के अंदर होता है, मछली के अंदर। होल मिल्क मतलब वो वाला दूध जिसके ऊपर से मलाई वगैरह नहीं उतारी और उसको मतलब कि पहले सेंट्रीफ्यूज करके उसके अंदर से क्रीम भी नहीं निकाली हुई, वो वाला। मक्खन के अंदर होता है, अंडे के अंदर, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, येलो और ऑरेंज कलर की वेजिटेबल यानी कि टमाटर वगैरह, गाजरें, उनके अंदर, और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी ग्रुप है, इसमें 2 मेन विटामिन्स होते हैं, विटामिन D1 और विटामिन D3। जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनली एक्टिवेटेड होता है उसको विटामिन D3 कहा जाता है। तो ये स्टीरोल का ग्रुप है, हीट रेजिस्टेंट है, ऑक्सीडेशन, एसिड, अल्कलाइन इन्वायरमेंट सबको बर्दाश्त करता है। लिवर के अंदर स्टोर होता है, इसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी स्किन के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्प्लीन के अंदर और बोन्स के अंदर भी स्टोर होती है। इसका काम यह है कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है, फास्फोरस की अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है और दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। तो कुदरती तौर पे धूप में बैठने से यानी कि सनलाइट में बैठने से स्किन के अंदर भी बनता है। इसके अलावा ये तकरीबन हर चीज़ के अंदर ही पाया जाता है, और ज़्यादा इसके जो प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं दूध के अंदर होता है, अंडे में होता है, फ़िश लिवर ऑयल जो मछली का तेल होता है उसमें, और फोर्टिफाइड फूड यानी कि जिन फूड्स के अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर उसकी मतलब कि कंपोजिशन के अंदर डिफरेंट किस्म की नेचुरल चीज़ें हैं वो, या कई फूड्स के अंदर जिनमें आर्टिफिशली विटामिन्स ऐड किए जाते हैं, जिस तरह से बच्चों का डब्बे वाला दूध होता है, बच्चों का सेरेलैक होता है, इस तरह की चीज़ें, या फिर बड़ों के लिए वो जो पीडियाश्योर का डब्बा होता है, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर ये ऐड किया जाता है। तो वैसे दूध और अंडे के अंदर ये पाया जाता है। फिर है विटामिन ई, जिसको टोकोफिरोल कहा जाता है। तो ये भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, मतलब कि एक विटामिन नहीं, बहुत सारे, सबको विटामिन ई कहते हैं। हीट और विजिबल लाइट से रेजिस्टेंट होते हैं, ऑक्सीजन और अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर ये ख़राब हो जाता है। मसल्स और एडिपोज टिश्यू यानी कि जहाँ जहाँ जिस्म में चर्बी होती है वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, एक्स्ट्रा जितना भी होता है। तो याद रखिएगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल भी करता है और फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब भी करता है। यानी कि ये एक तरह से एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करके रखता है, यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी ब्रेकडाउन होती है और जितने फ्री रेडिकल बनते हैं डेली बेस पे, एजिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। तो ये उनको खुद के अपने साथ मतलब कि बाइंड कर लेता है, उनको आगे नहीं फैलने देता। तो ये पाया जाता है जो बीजों से तेल निकलता है, जिस तरह से सरसों का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, उसके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद सैलड ऑयल्स के अंदर ऑयल्स आते हैं, मेनली जैतून का तेल, यानी कि वो वाले ऑयल जिनको ड्रेसिंग के तौर पे यानी कि ऊपर से सलाद वगैरह के ऊपर छिड़क के लोग खाते हैं। अपनी तरफ रवाज नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में है कि मोस्टली जो सैलड बनाए जाते हैं उसके अंदर ड्रेसिंग के तौर पे यानी कि सारे उसके कंपोनेंट्स को कंबाइन करने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई ऑयल डाला जाता है।
तो पाकिस्तान में भी कुछ जगह पे यूज़ होता है, अदरवाइज़ पाकिस्तान में ड्रेसिंग के तौर पे कॉमनली मायोनीज़ इस्तेमाल की जाती है, या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट है या कोई बंदा ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है वो ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। जबकि बाहर की कंट्रीज़ में डिफरेंट किस्म के एसेंशियल ऑयल्स, जिसके अंदर ऑरिगन ऑयल, रोज़मेरी ऑयल, थाइम ऑयल, इस तरह की चीज़ें वो भी यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा मार्जरीन के अंदर, मार्जरीन आर्टिफिशियल मक्खन होता है, इसको आप ऐसे ही समझें कि जिस तरह से वेजिटेबल ऑयल से घी बनाया जाता है, इसी तरह से आर्टिफिशियल मक्खन होता है जिसको मार्जरीन कहते हैं। पाकिस्तान में ब्लू बैंड के नाम से दस्तयाब है। शॉर्टनिंग्स होते हैं, अपने पाकिस्तान में इसका रवाज नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है कि गोश्त के जब लेग पीस और उसके वो स्टेक वगैरह बनाते हैं तो उसके जो छोटे मोटे किनारे वगैरह उतरते हैं उनको शॉर्टनिंग्स कहा जाता है, यानी कि छोटी छोटी बोटियाँ, इसमें चर्बी के पीस भी होते हैं। फ्रूट्स के अंदर, गिरियों के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। फिर आता है लास्ट के ऊपर विटामिन के। तो इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, कई फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। हीट रेजिस्टेंट होता है, लेकिन एसिड, बेसिक और अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये भी लिवर के अंदर जमा होता है और इससे प्रोथ्रोम्बिन बनता है, यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं ब्लड सेल, जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, जब वो ज़ख़म को जाके सील करते हैं तो उनको एक्टिवेट करने के लिए विटामिन के इस्तेमाल होता है। तो विटामिन के लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, अंडे के अंदर, पोर्क लिवर तो यहाँ पे पोर्क यानी कि सूअर का गोश्त पाकिस्तान में नहीं खाते। अमेरिकन बुक के उन्होंने लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान में जो जानवर खाए जाते हैं, यानी कि छतरा, बकरा, गाय, भेड़ा, इन सब के जिगर के अंदर ये पाया जाता है। तो सोया ऑयल यानी कि सोयाबीन के तेल के अंदर, टमाटो के अंदर और कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी के अंदर ये पाया जाता है। ठीक हो गया। तो ये वाले वो विटामिन्स हैं जो फैट सोलुबल हैं। अब हम एक कॉमनली जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, उसका डब्बा देखते हैं, यानी कि उनके कौन कौन से इसमें होते हैं और कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें चाहिए। तो खैर ये एक कॉमन मिलने वाली एंटीबायोटिक का डब्बा है। इसके ऊपर इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं वो लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके अंदर आता है विटामिन ए। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये 4000 इंटरनेशनल यूनिट है। इंटरनेशनल यूनिट एक ग्राम होता है, ग्राम का 1000वां हिस्सा मिलीग्राम होता है और उसका भी फिर आगे 1000वां हिस्सा इंटरनेशनल यूनिट होता है, लगे माइक्रोग्राम तक चले जाते हैं, उससे भी छोटे बल्कि। फिर आता है बीटा कैरोटीन, 1000 इंटरनेशनल यूनिट है। विटामिन डी है, विटामिन ई, विटामिन सी। विटामिन सी अब ज़्यादा चाहिए, मिलीग्राम के अंदर है, 90 मिलीग्राम है। विटामिन B1 3 मिलीग्राम चाहिए, B2 3.4 मिलीग्राम, B6 3 मिलीग्राम, B12 9 माइक्रोग्राम, MCG मीन्स माइक्रोग्राम। फिर आता है पेंटोथेनिक एसिड यानी कि B5 10 मिलीग्राम चाहिए। फोलिक एसिड जिसको विटामिन B9 कहते हैं, ये 0.4 मिलीग्राम चाहिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर। हाँ, अगर किसी को खून की कमी है या कोई कंसीव करना चाह रहा है तो फिर डॉक्टर इसकी जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और एक दिन के अंदर ये 200 से लेके 250 या एक्सट्रीम केसेस के अंदर 300 या 400 माइक्रोग्राम तक भी दे देते हैं। फिर है नियासिन, ये 20 मिलीग्राम चाहिए। उसके बाद आते हैं मिनरल। सबसे पहले आयरन है 27 मिलीग्राम। फिर आता है कैल्शियम 40 मिलीग्राम, फास्फोरस आता है 31 मिलीग्राम, आयोडीन 150 माइक्रोग्राम, मैग्नीशियम 100 मिलीग्राम, कॉपर 2 मिलीग्राम, जिंक 15 मिलीग्राम और उसके बाद मैग्नीज़ है 5 मिलीग्राम। सिमिलरली सिलेनियम ज़्यादा ट्रेस अमाउंट के अंदर चाहिए 10 माइक्रोग्राम, मोलिब्डेनम है 15 माइक्रोग्राम, क्रोमियम 15 माइक्रोग्राम और उसके बाद दो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटाशियम और क्लोराइड यानी कि K+ और Cl नेगेटिव आयन, ये दोनों 7.5 मिलीग्राम ईच हैं। तो ये कॉमन एक ओवरव्यू है, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को पर डे इन सब की इतनी क्वांटिटी चाहिए ताकि उसकी बॉडी प्रॉपरली परफॉर्म करती रहे।